हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नुकछोक ऑडियो लव स्टोरी में। आई लव यू मिस्टर डेविड। सो सॉरी, 2 दिन के लिए मैं चली गई थी अपने भैया के गांव राखी बांधने के लिए। तो आप सब भी गए होंगे, तो इट्स ओके। आज से कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसा पुल साइड में कुर्सी पर बैठी थी। उसके आंखों में आंसू के मोती झिलमिला रहे थे। उसके सामने रुद्र अपने एक घुटने को जमीन पर टिकाए हाथ में रिंग लेकर ईसा के सामने बैठा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ईसा के आंखों के मोती उसके गालों पर फिसलने लगे। वो खड़ी हो गई, कुछ देर तक सोचती रही। क्या सोच रही है ईसा? भले ही तू श्योर नहीं है, लेकिन सामने बैठा इंसान तुझसे जी जान से ज़्यादा प्यार करता है। और अभी कौन सा शादी करना है? इसने तो खुद ही कहा है, जब तक मैं हाँ नहीं करूँगी ये ज़बरदस्ती शादी नहीं करेगा। बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी है। अब सामने से चलकर आ रही खुशियों को नकारो मत। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने ईसा की उंगली में अंगूठी पहना दी। अब ईसा अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई और वो आगे बढ़कर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और अपने आगोश में छुपा लिया। ईसा सिसकने लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसे खुद से थोड़ा सा अलग किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे कदमों में वो सारी खुशियाँ बिछा दूंगा जो तुम्हारे होठों पर एक मुस्कान भी ला सकते हैं। उसने पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाला और बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो ले ली। फिर उसने ईसा के भी कुछ फ़ोटो अकेले लिए और कुछ फ़ोटो उन दोनों ने साथ में लिए। उसके बाद उसने गाना चला दिया। गाना सुनकर ईसा का मूड थोड़ा चेंज हुआ। रुद्र ने अपनी हथेली ईसा के आगे खोल दिया। ईसा ने भी अपनी नाजुक हाथ रुद्र की मजबूत हथेली पर रख दिया। उसने ईसा को थोड़े से अपनी तरफ खींचा। ईसा उसके विशाल सीने से टकरा गई। उसने अपना एक हाथ ईसा के कमर में लपेटा और दोनों डांस करने लगे। ईसा को तो डांस करने आता ही नहीं था, बस वो रुद्र के घुमाए अनुसार घूम रही थी। उसने अपना एक हाथ रुद्र के सीने पर और एक हाथ उसके गर्दन में लपेट लिया। ईसा रुद्र डांस करते करते टेबल से थोड़ी दूर पूल के पास आ गए थे। ईसा बहुत खुश थी। उसे अमन का छूना बार बार याद आ रहा था। जब भी वो ईशा को डांस करना सीखा था तो वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन रुद्र के साथ वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। रुद्र मन ही मन उस पल को कोस रहा था जब वीर ने उसे ये सजेशन दिया था और इसके लिए उसने वीर को बुरी तरह से डांट दिया था। और अब वो मन ही मन वीर को थैंक यू कह रहा था, इतनी सारी स्पेशल तैयारी के लिए। गाना की मधुर आवाज़ दोनों को मदहोश कर रही थी। रुद्र ईसा के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। घूमते घूमते ईशा को अपने लेफ्ट बाजू पर गिरा दिया। उसके कमर को राइट बाजू से पकड़कर उसके ऊपर झुक गया। रुद्र के इस पोज से ईसा की तो धड़कनें धौकनी बन गई और वो उठने की कोशिश करने लगी, तो रुद्र ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। फिर उसने उसकी पतली कमर को अपने दोनों हथेलियों से पकड़ा और जमीन से 2 फीट ऊपर उठा लिया। ईसा ने उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ समय ईसा का हृदय बिल्कुल रुद्र के नाक के सामने था। रुद्र को ईसा की बढ़ी हुई धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उनके बीच की दूरी काफी कम थी। रुद्र को ईसा की बढ़ी हुई धड़कन का आभास था। वो उसके चेहरे को एकटक देख रहा था और गोल गोल घूम रहा था। ईसा को ये मोमेंट किसी सपने की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो गई तो उसने अपना दोनों हाथ रुद्र के कंधे से हटाकर हवा में दोनों तरफ खोल दिया और हल्का सा पीछे होकर आसमान की तरफ फेस कर लिया। ईसा दिल से बहुत खुश थी। उसने कॉलेज टाइम में जो सपने देखे थे उसका ये पहला सीन था। गाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर उसी पोज में डांस करने के बाद ईसा ने वापस रुद्र का कंधा पकड़ लिया। रुद्र तो बस उसके मुस्कुराहट और उसके चेहरे की खुशी में गुम हुआ जा रहा था। कहते हैं ना कि जब हम सामने वाले से प्यार करते हैं तो हमें उसकी खुशी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। रुद्र मन ही मन वीर को थैंक्स कर रहा था। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, सावन की अंतिम डेट पर उसका 30वां वर्षगांठ था और उसे ईसा को इससे पहले शादी के लिए मनाना था। अभी भी उसके पास 12 दिन था। ईसा दुनिया जहाँ से बेखबर अपने खुशी को एंजॉय कर रही थी और रुद्र मन ही मन ये प्लान बना रहा था कि वो ईसा को कैसे मनाएगा। इसी ख्याल में उसने ईसा को अब तक नीचे नहीं उतारा था।
ईशा ने भी नीचे उतरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी, एक बार भी नहीं। थोड़ी देर के बाद रुद्र ने ईशा को वापस जमीन पर उतारा और इस बार उसे अपनी बाहों में थाम कर स्टैंड पोजीशन में ही ऊपर उठा लिया। ईशा ने उसके कंधे को पकड़ा और अपना सर रुद्र के सर से जोड़ दिया। दोनों की नाक आपस में टच होने लगी। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल मिलकर अलग ही खुशबू का निर्माण कर रही थी। आसमान में तारे चांद उन दोनों की प्रेम लीला देख रहे थे। काश ये पल यहीं थम जाए, ईशा ने कहा। आपको पता है, ये ना मेरा सपना था। मुझे कोई ऐसा आदमी मिलता जो मुझे गोद में उठा कर प्यार करता, मुझे कहीं भी ले जाता ना तो अपनी गोद में उठा कर ले जाता। और मेरा ये सपना इतनी जल्दी पूरा होगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। ईशा रुद्र के सर से सर जोड़े ही आंखें बंद करके बोली, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पैर धरती पर ना पड़े तो मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी गोद में उठा सकता हूँ, जब तक मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में रहेगी। इतना सुनते ही ईशा ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और अपनी आंखें खोल ली। दोबारा ऐसी बातें मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने अब तक बहुत कुछ खो दिया, माँ को, पापा को। अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। रुद्र मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारे पापा को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी माँ खुद अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करेंगी और ये मेरा वादा है तुमसे। ये बातें कहने के बाद ईशा भी इमोशनल हो गई थी। अब ये प्यार वाला मोमेंट इमोशनल में बदल गया था। बातों के बीच में ईशा को पता ही नहीं चला कि कब रुद्र उसे गोद में लेकर चेयर पर बैठ गया। अब वो प्लेट में खाना निकाल रहा था। उसने अपना एक हाथ ईशा के कमर में लपेटे हुए था, जिससे ईशा गिरे नहीं, और एक हाथ में खाने का एक निवाला लेकर ईशा की तरफ बढ़ाया। जो ईशा अभी इतनी समझदारी वाली बात कर रही थी, अभी अभी रुद्र की बाहों में एक सभ्य और प्यार करने वाली पूरी नारी लग रही थी। खाना देकर वह बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई, क्योंकि सारा खाना उसके मनपसंद का था। दाल, चावल, भिंडी की सब्जी, करेला का भरवा, पापड़, आम का अचार और न जाने कई तरह के सलाद। रुद्र चाहता तो उसे विदेशों से लेकर सभी इंडियन फूड उसके सामने परोस देता, लेकिन क्या फ़ायदा जब खाने वालों को दाल भात चोखा ही पसंद हो। रुद्र अपने हाथ से ईशा को खिला रहा था। ईशा जल्दी जल्दी खा रही थी। उसने एक बार भी रुद्र को मना नहीं किया, वो उसके हाथ से ही पूरा खाना खाई। खाना खाने के बाद उसने बोली, आप नहीं खाएंगे, आप भी खाइए ना। कहते हुए ईशा ने सलाद में से एक खीरा लिया और रुद्र की तरफ बढ़ाया। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा और फिर पूरा खीरा एक साथ ही खा गया, जिससे रुद्र के हाथ ईशा के होठों को टच कर गए। ईशा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस समय उसकी बॉडी में करंट सा महसूस हो रहा था। रुद्र के होठों का स्पर्श उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मचा दिया था। रुद्र के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने दूसरा कंटेनर का ढक्कन हटाया तो उसमें फ्रूट्स थे, जो कि रुद्र के लिए थे। ईशा ने झट से वो कंटेनर उठा लिया। मैं आपको खिलाऊंगी, कहते हुए वो रुद्र को खिलाने लगी। बीच बीच में ईशा मस्ती भी कर रही थी। वो फल का टुकड़ा रुद्र के मुंह के पास ले जाती, लेकिन जैसे ही रुद्र मुंह खोलता, वो खुद खा जाती और जोर जोर से हंसने लगती। रुद्र उसकी हंसी में डूबा जा रहा था। उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसी तरह मस्ती करने के बाद थोड़ी देर में बारिश आ गई। रुद्र खड़ा हो गया और साथ ही साथ वो ईशा को भी अपनी गोद में उठाए ही खड़ा हो गया। ईशा ने कहा, मुझे नीचे उतारिए, मुझे बारिश में भीगना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कहते हुए रुद्र ने ईशा को और जोर से अपनी गोद में दबा लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। ईशा किसी छोटे बच्चे की तरह अपना हाथ पांव चलाने लगी। नहीं, मुझे बारिश में भीगना है, प्लीज़। माँ भी नहीं भीगने देती और आप भी, प्लीज़ ना। मैं थोड़ी सी भीगूंगी, इत्तू सो, कहते हुए ईशा ने अपनी 2 उंगलियों को जोड़कर रुद्र के सामने कर दिया और फिर चहकते हुए बोली, आप ना पहले ही डॉक्टर को बुला लो और हाँ, इंजेक्शन लेकर आने को बोलना। दवा मुझसे नहीं खाया जाएगा। रुद्र हैरानी से अपनी इस पागल बीवी को देख रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कहते हुए रुद्र की चाल तेज हो गई। उसी के साथ ईशा का हाथ पांव मारना भी तेज हो गया और बारिश भी तेज होने लगी। रुद्र ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, उफ, ये बारिश। रुद्र उसे मजबूती से पकड़े रूम में लेकर आ गया और ईशा को बेड पर बैठा दिया। ईशा मुंह फुलाकर दूसरी तरफ से उतर गई और अपना बाजू बांधे रुद्र की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। रुद्र को अपनी इस क्यूट सी बीबी पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। तुम्हें याद है, जब तुमने मेरा गाड़ी पंक्चर किया था
और उसी रात तुम सड़क पर भीग गई थी, तो तुम्हारे शरीर का तापमान कितना कम हो गया था। तुम्हारे बॉडी पर इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा था, तो तुम्हें बॉडी हीट देना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ये सब फिर से हो। ये सुनते ही ईसा रुद्र की तरफ पलटी। क्या क्या कहा आपने? बॉडी हीट? ये बॉडी हीट क्या होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बारिश में नहीं भीगोगी। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना? और अभी बॉडी हीट? एक मिनट, आपको कैसे पता? मैं सड़क पर उस रात बेहोश हो गई थी। ईसा अपनी नाराजगी पल भर में भूल गई थी और अब वो रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मुझे तो प्रथा हॉस्पिटल लेकर गई थी ना। तो आपको कैसे पता चला? रुद्र इधर उधर देखने लगा और ईसा की नजरों से बचने लगा। ईशा ने रुद्र का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, उस रात मुझे बॉडी हिट दिया गया था और आपने। कहते कहते ईसा रुक गई, क्योंकि रुद्र की झुकती नजर ईसा को उस पर शक करने को मजबूर कर रही थी। तुम्हें बारिश में भीगना है ना? चलो। रुद्र ने ईसा को वापस अपनी गोद में उठा लिया। ईसा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ वो छुपा रहे हैं। इधर वीर बानी से परेशान था। बानी बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती, कभी उसके शर्ट के बटन खोलने लगती तो कभी उसके गाल छूती। उसकी आंख पूरी तरह से लाल थी। वीर उसे संभालता हुआ गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसकी आंख कभी खुलती तो कभी बंद होती। वो अपने कपड़े को बार बार फाड़ने की कोशिश करती और कहती, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है वीर। वीर को अब समझ आ रहा था कि बानी ने कुछ गलत किया है। वीर भी इस क्षेत्र में कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अब बानी उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और सीमा के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। बारिश में ईसा भीग तो रही थी, लेकिन रुद्र उसके पीछे खड़ा होकर आगे की तरफ हल्का सा झुका था, जिससे ईसा पर बारिश की पानी थोड़ा कम आ रहा था। ईसा अपना सर ऊपर उठाकर रुद्र को गुस्से से घूरने लगी। रुद्र सवालिया नजरों से ईसा को देखने लगा। ईसा रुद्र की तरफ पलटी और अपना दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेल दिया। कितना पहाड़ जैसा शरीर है आपका। पूरा का पूरा बारिश का पानी तो आप ही रोक दे रहे हैं। रुद्र हैरानी से मुंह खोले ईशा को देखा और फिर उसे घूरने लगा। उसने एक बार अपने शरीर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कितना पसीना बहाकर मैंने इतनी अट्रैक्टिव बॉडी बनाई है और इसे पहाड़ जैसा लग रहा है। इसी बॉडी पर लड़कियां अपना दिल निकाल कर रख देंगी। और ये सोचते हुए रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने से थोड़ी दूर भीग रही ईशा को देख रहा था। वो वहीं चेयर पर बैठ गया और बोतल में से शराब गिलास में डालने लगा। ईशा का पूरा बदन भीगने की वजह से उसकी साड़ी चिपक गई थी और वो किसी फूल की भीगी हुई कोमल पंखुड़ियों जैसी लग रही थी। रुद्र उसे देखकर मदहोश हुआ जा रहा था। भले ही वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कहीं भी कुछ खाता पीता नहीं था, नहीं किसी के साथ ड्रिंक करता था, लेकिन रोनी और बीर के साथ वो कभी कभार शराब पी लेता था। ईसा को देखकर उसका गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। वो अपने गले को तर्क करने के लिए शराब पी रहा था। बारिश की बूंदें उसके शरीर में उठ रहे जज्बातों को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि अगर ईसा ज़्यादा भींगी तो वह बीमार पड़ जाएगी। इसलिए वो ईशा की तरफ जाने लगा। ईसा ने जब रुद्र को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गई कि ये डेविल उसे कमरे में ले जाएगा और वो भागने लगी। ईसा रुक जाओ, कहते हुए रुद्र भी उसके पीछे भागने लगा। ईसा पीछे मुड़ी और जीभ दिखाकर फिर से भागने लगी। ईसा पुल के किनारे किनारे भाग रही थी और रुद्र उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो बार बार यही कह रही थी, पकड़ कर दिखाइए मुझे, आप मुझे नहीं पकड़ सकते मिस्टर डेविल। आज ईसा ने खोल कर रुद्र को मिस्टर डेविल कहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। मिस्टर डेविल सुनकर रुद्र के होंठ एक कोने से मुड़ गए। आज रुद्र बहुत दिनों बाद इतना खुल कर खुश था। ईसा को देखकर वो अपना सारा गम भूल गया था। भागते भागते ईसा का पैर फिसला और वो पुल में गिर गई। रुद्र ने आओ देखा न था, पुल में छलांग लगा दिया। ये पुल रुद्र का प्राइवेट पुल था, इसलिए इसमें रुद्र के गर्दन तक पानी था। ईसा एकदम से उसमें डूब गए। रुद्र जल्दी से उसे गोद में उठाकर पानी से ऊपर किया। ईसा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र को कसकर गले लगा लिया और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र उसे लेकर बाहर निकला
बारिश अभी भी जारी थी। वो ईसा को लेकर टेबल के पास आया और उसे टेबल पर बैठाया। तुम ठीक हो? ईसा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मेरा चप्पल वहीं गिर गया, ईसा ने मासूमियत से कहा। रुद्र बोला, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। रुद्र चप्पल लेने गया तो ईसा ने टेबल पर रखा गिलास उठाकर उसे पानी समझकर एक ही सांस में पी गई। उसे उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद इसमें बारिश का पानी पड़ गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। रुद्र बड़े ही प्यार से अपने पंजे पर बैठा और ईसा के पैर में सैंडल पहनाने लगा। अभी कुछ ही वक्त बीते होंगे कि ईसा को नशा होने लगा। उसकी आंखें हल्की लाल होने लगी। रुद्र ने ईसा का हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले जाने लगा। ईसा ने क्यूट सा चेहरा बनाया और अपना दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर रुद्र को गोद में उठाने का इशारा करने लगे। रुद्र अपने होने वाली बीवी के इस बर्ताव से तो मानो पिघलकर स्विमिंग पूल में ही बह जाएगा। उसने ईसा को गोद में उठाया और वापस कमरे में आया। दोनों के बदन से पानी की बूंदें टपक रही थी। तुम चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मुझे कोई जुकाम नहीं होगा, ईसा बहुत स्ट्रांग है। मुझे मुझे अभी और भीगना है। ईसा की आवाज़ बदलने लगी थी। रुद्र ने ईसा के दोनों कंधे को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया। उसने उसकी आंखें देखी, वो हल्का लाल हो रखी थी। रुद्र समझ गया कि सैंडल लेकर आने भर में ही उसने शराब को पानी समझकर पी लिया है। ओ नो, पता नहीं अब ये कैसे रिएक्ट करेगी, रुद्र ने मन ही मन सोचा। ईसा ने अपना कंधा रुद्र से छुड़ाया और बोली, आप बहुत बुरे हैं। मुझे बारिश में भीगने नहीं दे रहे हैं। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। हे महाकाल, अब मैं क्या करूं? पता नहीं ये नशे में क्या क्या हरकतें करने वाली है। उसने उसे जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, ईसा पहले चेंज कर लो, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। नहीं, मुझे अभी बारिश में भीगना है। ईसा ने अपनी एक उंगली बालकनी का दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुमने खुद से चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा। हाँ, ईसा चकते हुए बोली। फिर उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए सीने पर रख लिया। गंदे आदमी, कहते वो जोर जोर से रोने लगी। अभी हमारी शादी नहीं हुई है और आप मुझे बिना कपड़ों को देखेंगे। मुझे पता ही था आप मुझे अकेले कमरे में लाकर मेरा फायदा उठाएंगे। अब रुद्र घबरा गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा था कि तुम खुद से चेंज कर लो, नहीं तो मैं चेंज कर लूंगा। हैं, ये तो वही बात हुई ना। नहीं, मैं अभी और बारिश में भीगूंगी, कहते हुए ईसा जोर जोर से हंसने लगी। ईसा इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे और बारिश में भीगना है, मुझे और बारिश में भीगना है। रुद्र जल्दी से अपना एक शर्ट लेकर आया और ईसा को दिया। मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो। ईसा सैंडल पहने ही बेड पर चढ़ गई। उसके शरीर से पानी टपक कर बेड पर गिर रहा था। ईसा, नीचे उतरो। नहीं, कहते हुए ईसा बेड पर कूदने लगी। अब उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो कभी बेड पर गिरती और कभी खड़ी हो जाती। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ की जगह उसका आंचल रुद्र के हाथों में आ गया और रुद्र ने जैसे ही उसे खींचा, उसका सेफ्टी पिन खुल गया और आंचल उसके सीने से हट गया। लेकिन ईशा ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बेड पर गिर गई। रुद्र को समझ आ रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा शराब भी ज़्यादा असर कर रहा है। उसने अपने आँख पर रुमाल बांधा और जैसे तैसे करके ईसा के ब्लाउज को उतारा और उसे अपना शर्ट पहना दिया। शर्ट पहनाते समय रुद्र की उंगलियां ईसा के अलहड़ यौवन को टच कर रही थी, जिससे रुद्र अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ईसा को भी अब इस बात का एहसास होने लगा था कि रुद्र की उंगलियां उसे टच कर रही हैं। तो उसने झटके से रुद्र का हाथ अपने सीने पर से हटा दिया। रुद्र भी अब नीचे उतरकर खड़ा हो गया था। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वो अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए ईसा की तरफ से अपना मुंह घुमा लिया। हालांकि रुद्र ने भी शराब पिया था, लेकिन उसे नशा नहीं हुआ था। ईसा की साड़ी अभी भी उसके कमर में लिपटी थी। रुद्र ने देखा ईसा बिल्कुल शांत हो गई है। वह एकटक ईसा को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके कपड़े नहीं बदले गए तो कहीं इसकी तबीयत फिर से खराब न हो जाए। उसे सीमा की बात याद आने लगी। इस लड़की को ठंड से एलर्जी है। जब भी इसका बॉडी कोल्ड होगा, इंजेक्शन काम नहीं करेगा। इसे बॉडी हीट ही देनी पड़ेगी। ये सब सोचते ही रुद्र ने जल्दी से वसीम को फ़ोन लगाया।
लेकिन लगातार वसीम का फ़ोन बिजी आ रहा था। फिर उसने रोनी को फ़ोन लगाया। इस वक्त तक रुद्र का गुस्सा सातवां आसमान पार कर चुका था। वह भूल गया था कि उसने रोनी को फ़ोन क्यों लगाया है। 2 कॉल होते ही रोनी ने फ़ोन उठा लिया। वसीम कहाँ है? रोनी ने एक नज़र बालकनी को देखा, जहाँ वसीम पॉकेट में एक हाथ डाले रेलिंग से टिक कर कान्हा जी का पोज लिए खड़ा बात कर रहा था। बॉस, वो सोया है। यह सुनते ही रुद्र और भड़क गया। तुम उसके पास हो? यस बॉस, वो मेरे बगल में ही सोया है। आप बताइए क्या करना है? रोनी ने अपने स्वर में थोड़ा ज़्यादा ही मक्खन मिश्री घोलते हुए बोला। इस पर तो रुद्र का गुस्सा और भड़क गया। अपने कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाओ। ये सुनते ही रोनी ने मोबाइल अपने कान से हटाया और दोबारा देखते हुए वापस कान के पास लगा लिया। जी जी बॉस, रोनी हकलाते हुए पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वो फ़ोन पर बात कर रहा है। उसका मोबाइल बिजी आ रहा है। क्या वो सपने में फ़ोन पर बात कर रहा है? रुद्र की कठोर आवाज़ रोनी को डराने के लिए काफ़ी था। इतना सुनते ही रोनी के मुंह से जो भी थोड़ा बहुत हकलाहट वाली आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई और उसका माइंड ब्लैंक हो गया। पूजा को मेरे बेडरूम में भेजो। रुद्र की गुस्से भरी चिल्लाहट उसके ब्लैंक हो चुके माइंड को होश में लाया। फ़ोन कट चुका था। रोनी जल्दी से पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा की अलसाई आवाज़। क्या रोनी बॉस? हाँ, आज पार्टी है, आज तो चैन से सोने दीजिए। जल्दी से बॉस के रूम में जाओ और हाँ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर जाना। ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेकर मत जाना। इतना सुनते ही पूजा बॉडीगार्ड की नींद का नशा पूरी तरह से उतर गया और वो जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में भागी। इधर वीर बानी को गोद में उठाए सीधे सीमा के केबिन में पहुंच गया, लेकिन वहां सीमा नहीं, लसिका थी। वीर को देखकर लसिका का चेहरा खिल गया, लेकिन जितनी तेजी से उसका चेहरा खिला था उतनी ही तेजी से मुरझा भी गया जब उसने वीर की बाहों में एक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की को देखा। वीर ने लसिका से कहा, सीमा कहाँ है? कहते हुए उसने बानी को वही पास में ही बेड पर लिटा दिया। वो अभी ऑपरेशन में है। क्या हुआ है इन्हें? लसिका ने अपने फीलिंग को किनारे किया और डॉक्टर के गेटअप में आते हुए बोली, इसने पार्टी में कुछ पी लिया है। अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने ड्रग्स लिया है। वीर ने सारी बातें लसिका को बताई और ये सब बताते हुए उसकी नज़र लसिका के फेस पर टिकी हुई थी। बाणी अभी भी अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही थी और बेड पर छटपटा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। इट्स ओके, एक इंजेक्शन लगेगा तो नशा उतर जाएगा। कहते हुए लसिका ने अलमीरा खोला और उसमें से इंजेक्शन की एक छोटी सी शीशी निकालकर सिरिंज में भरने लगी। बीरबानी को बार बार बेड पर लेटा रहा था। उसकी आंखें अब हल्की लाल से गहरी लाल हो गई थी। लसिका ने इंजेक्शन लगाया और 2 मिनट वेट करने को कहा, लेकिन वानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक और इंजेक्शन लगाया। वानी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो पहले से और ज़्यादा छटपटाने लगी और अपने कपड़े नोचने लगी। वो कभी इस करवट तो कभी उस करवट उलट पुलट रही थी। यह देखकर वीर ने लसिका को डांट दिया, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो क्यों इंजेक्शन दिए जा रही हो? जाकर किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर लसिका को गुस्सा आ गया और वह चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई नौसिखुआ डॉक्टर नहीं हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 17 साल से 23 साल तक मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है। अभी मेरी उम्र 28 साल है और 5 साल से मैं डॉक्टरी कर रही हूँ। और अगर आपको पता है तो आप खुद ही इंजेक्शन लगा लीजिए। कहते हुए लसिका ने अपने हाथ में लिए सिरिंज और इंजेक्शन की शीशी को टेबल पर पटका और वहाँ से जाने लगी। जाते जाते फिर से पलट कर बोली, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे इंजेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी ओवरडोज के ड्रग्स लेने से हो रहा है। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकता। इसने जो ड्रग्स लिया है ना, उसके अल्प मात्रा का इलाज है, अधिक मात्रा का नहीं। अब जो भी करना होगा ना, आपको करना होगा। आप खुद ही उतारिए इसकी गर्मी, और इसकी गर्मी कोई इंजेक्शन नहीं उतार सकता। कहते हुए लसिका ने केबिन का दरवाज़ा जोर से बंद किया और चली गई। वीर हैरानी से कभी दरवाज़ा को तो कभी बानी को देखने लगा। अरे, मैंने इसे थोड़ी सी डांट क्या दी? इसने तो मुझे बोरे भर के सुना दिए। वो परेशानी से अपना बाल खींचने लगा और बानी को शांत करने की कोशिश करने लगा। लसिका गलियारे में तेजी से जा रही थी। उसकी आंखें नम थी।
वो पिछले 3 साल से वीर को पसंद करती थी, लेकिन वीर किसी और लड़की के साथ था। वो सीधे डॉक्टर गुलाटी के केबिन में पहुंची। डॉक्टर गुलाटी भी अपने आराम चेयर पर बैठे मजे से सो रहे थे। उसने उन्हें जगाते हुए कहा, सर, कोई पेशेंट आया है। वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। आप चलकर एक बार देख लीजिए ना। डॉक्टर गुलाटी ने आश्चर्य से अपनी आंखें को थोड़े से खोलते हुए कहा, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है? क्या कर रही हैं डॉक्टर लसिका? जी प्लीज़ आप चलिए ना, उसकी हालत बहुत बुरी है। इधर आर्कयार्ड होटल के 5वें फ्लोर के गलियारे में रुद्र टहल रहा था। वो बार बार अपने बेडरूम के दरवाजे को देख रहा था, जो कि बंद था। अंदर पूजा ईसा के कपड़े बदल रही थी। रुद्र ने ईसा को टी शर्ट तो पहनाया था, लेकिन उसके इनर वेयर के ऊपर ही, जिससे इनर वेयर का पानी रिस रिस कर उसके शर्ट को भी भिगा चुका था। पूजा बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ईसा को पहनाए तो क्या पहनाए। उसने जल्दी से कपट में से रुद्र का एक टी शर्ट और लोअर लिया और उसे पहना दिया। फिर ईसा को कमरे में छोड़कर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बॉस, हो गया। बेड एक साइड का गीला हो गया है, तो मैंने मैम को दूसरे साइड लेटा दिया है। आपको शायद आज सोफे पर ही सोना पड़ेगा। ओके, तुम जाओ। रुद्र ने उसे कुछ नहीं कहा, कहते हुए वहाँ से चला गया और अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पूजा बॉडीगार्ड ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा। इस समय 2 बज रहे थे। बॉस ना कभी थैंक यू बोल ही नहीं सकते। रात को 2 बजे मैं अपनी नींद खराब करके आई हूँ इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन नहीं, थैंक यू क्यों बोलेंगे ये? वैसे ईसा मैडम ठीक ही कहती हैं, खड़ूस कहीं के। पूजा बड़बड़ाते हुए चली गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर गुलाटी वीर के सामने पहुंचे, लेकिन लसिका उसके साथ नहीं थी। उन्होंने वाणी को देखा, फिर वीर को देखा। वीर और डॉक्टर गुलाटी एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे। ये कौन है पुत्र जी? डॉक्टर गुलाटी ने कहा। अंकल, ये वाणी है। अरे बरखुरदार, रिश्ता क्या है तुम्हारा इसके साथ? ये मेरी पत्नी है। ये सुनते ही डॉक्टर गुलाटी हैरानी से वीर को देखने लगे। हैं, तुमने शादी कर लिया? मुझे बुलाया नहीं? नहीं अंकल, शादी नहीं किया है, वीर हकलाते हुए बोला। मतलब करने वाले हैं। अच्छा, करने वाले हैं। डॉक्टर गुलाटी ने बानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो बानी को जैसे ही ठंडक का एहसास हुआ, तो वह अपने फेस को डॉक्टर गुलाटी के हाथ पर रगड़ने लगी। डॉक्टर गुलाटी ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और वह बानी की आंखों को खोलकर देखे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल के बाद काली होने लगी थी। उन्होंने वीर को देखते हुए कहा, इसने तो पंपलिन 249 ड्रग्स लिया है वीरपुतार, और वो भी उसका ओवरडोज। लसिका बता रही थी कि उसने 2 इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब हम इसको कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते पुतार। देखो, इसके पूरे बॉडी पर रेसेज होने लगे हैं और ये खतरे के निशान हैं। जल्दी से इसे ठीक करो। कहते हुए डॉक्टर गुलाटी वहाँ से जाने लगे। वीर ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल, मैं कैसे? अरे तो क्या मैं करूँ? डॉक्टर गुलाटी भी वीर की तरफ मुड़कर बोले। लेकिन मुझे करना क्या है, आप ये तो बता दीजिए। वही करो जो रात में करते हो। डॉक्टर गुलाटी ने एक छोटा सा जवाब दिया और केबिन से बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर लियो पुत्र, उन्होंने बाहर जाकर कहा और बाहर से भी कुंडी लगा दिया। अब वीर को डॉक्टर गुलाटी और लसिका दोनों की बातें समझ आ रही थी। जो भी करना होगा आप ही करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। वीर ने जल्दी से केबिन की लाइट ऑफ की और टेबल पर रखा छोटा सा नाइट बॉल को ऑन कर दिया। कमरे में बहुत ही हल्की सी रोशनी पसरी। उसने खिड़की को बंद किया और उसके पर्दे को अच्छे से सेट किया। फिर उसने दरवाजे पर लगे पर्दे भी अच्छे से सेट किया। अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वो बेड की तरफ बढ़ गया। अब तक बानी की बेचैनी काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो आखिरकार अपने ड्रेस को फाड़ने में सफल हो गई। उसके एक कंधे पर पतले फीते की डोरी बंधी हुई थी, जिसे उसने एक झटके में तोड़ दिया और अपने उस छोटी सी ड्रेस को पेट के पास पकड़कर नीचे की तरफ खींचा, जिससे उसका ड्रेस की बॉडी पर से सरक कर उसकी कमर तक आ गया। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया।